एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। अमेरिका ने चीन पर लगाया है आरोप, बड़ा आरोप। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आरोप लगाया है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे रहा है चीन। तो अमेरिका का ये चीन पर बड़ा आरोप है। अमेरिका ने चीन पर लगाया है आरोप और ये आरोप है इलेक्शन में हस्तक्षेप का। और लगातार देखिए इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। अमेरिका ने चीन पर अब ये बड़ा आरोप लगाया है और ये आरोप है चुनाव में हस्तक्षेप का। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये आरोप लगाया है। बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे रहा है चीन, ये एक बात कह रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर यह बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसको लेकर चीन का हस्तक्षेप है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कही है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चीन दखल दे रहा है। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दे रहा दखल, हमारे पास इस बात के सबूत है। यूएस के ये गंभीर आरोप है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चीन दखल देने की कोशिश कर रहा है? इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूएस ने चीन की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने के प्रयास के सबूत देखे हैं। यहाँ मालूम हो कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इसी साल नवंबर में होने। इसमें मौजूदा राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फिर से मुकाबला हो सकता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने ट्रंप को हरा दिया था। और देखिए इंटरव्यू में ब्लिंकन ने चुनाव और चीन को लेकर ये बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि ऐसी चिंता है कि चीन और दूसरे देश यूएस के भीतर विभाजन का लाभ उठा सकते हैं और प्रेसिडेंशियल कैंपेन को प्रभावित कर सकते हैं। एंटनी ब्लिंकन की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब वो चीन की 3 दिवसीय यात्रा पूरी करके ही लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग, विदेश मंत्री वांग ही और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री वांग शियुआहोंग सहित टॉप चीनी लीडर से मुलाकात की थी। ध्यान रहे कि 1 साल के भीतर ये उनकी दूसरी चीनी यात्रा रही है। चीनी प्रयासों को सावधानी से देख रहे हैं, ब्लिंकन ये बात कह रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के चीनी प्रयासों को सावधानी से देख रहा है। ऐसा कुछ करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमने चुनाव प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने के प्रयासों के सबूत देखे। तो अपने आप में ये अमेरिका का बड़ा आरोप है चीन के ऊपर कि राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है चीन और इसको लेकर उनके पास सबूत है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। बैंक एजेंट्स पर आरबीआई की नकेल, ग्राहकों को देनी होगी कर्ज ऑफर की पूरी जानकारी, ग्राहकों को मिलेगी डिजिटल जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी है, बैंक एजेंट से जुड़ी हुई आरबीआई अब नकेल उन पर कसने जा रही है। ग्राहकों को डिजिटल जानकारी पूरी इसमें मिलेगी, ग्राहकों को अपने कर्ज ऑफर की भी जानकारी मिल जाएगी। ग्राहकों को डिजिटल जानकारी, पूरा जो डेटा है वो उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अब आरबीआई सख्त हो चुका है। आरबीआई बैंक एजेंट्स पर अब नकेल कसने की तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं। 5 दिनों की तेजी थमी, सेंसेक्स 609 अंक लुढ़का। शुक्रवार को निफ्टी की अगर हम बात करें तो 22,419.95 अंक पर बंद हो गया। तो डेली हम आपको मार्केट मंत्र 9 बजे के करीब तो देते ही हैं, लेकिन सेंसेक्स की जानकारी, निफ्टी की जानकारी आपको दे रहे। 609 अंक लुढ़का। 5 दिनों की जो तेजी थी वो थमते हुए शुक्रवार को नजर आई। बढ़ते खबरों में आगे, और सोना और चांदी में भी उछालें। सोने में 350 और चांदी में 600 रुपए की तेजी, और सोना 72,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ, तो चांदी 84,700 रुपए प्रति किलो हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सोने और चांदी के भी दामों में इजाफा हुआ है और इसे लेकर अखबारों में भी इसका जिक्र है। बढ़ते आगे, और चलिए आगे बढ़ते बात होगी विदेशी मुद्रा भंडार की, जिसमें लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट दर्ज हुई है और 2.82 अरब डॉलर घटा है। 640.33 बिलियन डॉलर पर आ गया है रिजर्व। गोल्ड रिजर्व में इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ये एक बड़ा अपडेट है कि उसमें दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे हफ्ते की एक गिरावट है और बड़ी बात यह कि 640.33 बिलियन डॉलर पर आ गया है। गोल्ड रिजर्व में लेकिन इजाफा हुआ है। रंजना, आपके पास कुछ है जानकारी? सप्ताह में मुद्रा भंडार विगत कई सप्ताह तक बढ़ने के बाद 5.40 अरब डॉलर घटकर 643.16 अरब पर पहुंच गया और ये 5 अप्रैल को 648.56 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं समीक्षा दिन सप्ताह में स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 1.01 अरब डॉलर से बढ़कर 56.81 अरब डॉलर हो गया। पूजा,
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पलक आपको अगली खबर बताएंगी। पलक, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मारुति का चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़ा। कंपनी ने पूरे साल में 21.35 लाख 21,35,000 गाड़ियां बेची हैं। शेयर धारकों को 125 रुपए लाभांश देगी, तो ये बड़ी जानकारी है। आप मारुति से जुड़ी हुई चौथी तिमाही में क्योंकि मुनाफा 48% बढ़ा है और शेयर धारकों को भी 125 रुपए का लाभांश इसमें मिलने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीडीएस की। पुरुषों की तर्ज पर महिलाओं की भी भर्ती हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। जज ने रक्षा मंत्रालय से फिलहाल बात कही है, 8 हफ्ते में फैसला ले रक्षा मंत्रालय। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सीआरपीएफ के डीआईजी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। सरकार ने शुरू की बर्खास्तगी की कार्रवाई और जांच में सही पाए गए हैं आरोप। अधिकारी ने आरोप से इनकार कर दिया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीआरपीएफ के डीआईजी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जांच की जा रही है, तो वहीं डीआईजी खजान सिंह पर ये आरोप लगे हैं और सरकार ने शुरू की है बर्खास्तगी की कार्रवाई। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है और जांच में सभी आरोप सही पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात होगी पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय मछुआरे की, जिसकी मौत हो गई है। कराची जेल में बंद था मछुआरे विनोद लक्ष्मण कोल की मौत हो गई है। पालघर के दहानू के रहने वाले थे। 2022 में विनोद को गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय मछुआरे की मौत की जानकारी मिल रही है। 2022 में विनोद को गिरफ्तार किया गया था और कराची जेल में मछुआरा जो है वो बंद था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी जेल में बंद जो भारतीय मछुआरा था उनकी मौत हो गई है। और अब आगे बढ़ेंगे। नशे का कहर, महवा में हादसा हुआ है। सड़क के किनारे सो रहा था पूरा परिवार। बेकाबू कार ने 11 लोगों को कुचल दिया है, 100 फीट तक घसीटा है और जिसमें 3 की मौत हो गई है। तो ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। 100 फीट तक इस कार ने घसीटा है। दौसा के महवा में ये खबर है, जहां पर सड़क के किनारे ये पूरा परिवार सो रहा था, जो कि रफ्तार की चपेट में आ गया। तो नशे का कहर फिलहाल देखने को मिल रहा है दौसा के महवा में, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। 100 फीट तक घसीटा, 3 की मौत बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। आगे बढ़ते हैं अब खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। आईपीएल सीजन 2024 और इस बार मुकाबले लगातार दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जितनी भी टीम्स हैं, अब अगर इससे पहले हम देखें तो अच्छा प्रदर्शन करते हुए कोई टीम नजर नहीं आ रही, तो हालांकि वो बाद में अच्छा प्रदर्शन कर दे रही है। ऐसा ही कल भी हुआ। पंजाब किंग्स ने आईपीएल में इतिहास फिलहाल रच लिया। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो हराते हुए टीम नजर आई थी। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा चेज देखने को कल मिला। पंजाब किंग्स ने चेस किया 261 रन का टारगेट। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दरअसल 261 रन बनाए थे और टारगेट था 262 का। आपको यकीन नहीं होगा कि 18 ओवर 4 बॉल में 262 रन इस टीम ने बनाए, वो भी वो टीम जिसने पिछले 4 मुकाबलों में लगातार हार देखी। हम देख रहे थे कि पंजाब किंग्स जो है लगातार हारती जा रही थी और अंक तालिका पर सेकंड लास्ट 9वें नंबर पर फिलहाल ये टीम थी। लेकिन कल बेयस्टो ने फिलहाल कमाल किया, 45 गेंदों में शतक ठोका और ये कह सकते हैं कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहाड़ की तरह एक बड़ा टारगेट दिया गया था पंजाब किंग्स को, उसको बौना करते हुए बेयस्टो नजर आए। इससे पहले जॉश बटलर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब की टीम में, लेकिन अब कल की अगर बात करें तो बेयस्टो ने काफ़ी अच्छी पारी फिलहाल खेली है। दैनिक जागरण, इस वक्त मेरे पास अखबार और दैनिक जागरण की हेडलाइन, बेयस्टो ने विशाल लक्ष्य को बनाया बौना। जानी के शतक से पंजाब ने कोलकाता को 8 विकेट से हराया। 262 रन के टारगेट को 8 गेंद शेष रहते हुए प्राप्त किया। इस वक्त फिलहाल इस प्रदर्शन को देखने के बाद सभी लोग हैरान थे और पहले जहां बादशाह यानी कि शाहरुख खान को हमने देखा, शाहरुख खान काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि एक बड़ा टारगेट दिया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए जब बेयस्टो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, तो महिमा देखिए, पंजाब ने T20 का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया और इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है। बढ़ते आगे, ट्रंप को सजा हुई, 33% लोग वोट नहीं देंगे। ट्रंप के खिलाफ हश मनी समेत 4 केस और सभी में 4 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। ट्रंप को सजा हुई, 33% लोग वोट नहीं कास्ट करेंगे। सभी में 4 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले ट्रंप के खिलाफ हशमनी समेत 4 केस है। पलक, आपके पास जानकारी? बिल्कुल, 4 अलग अलग मामले में 91 से ज्यादा आपराधिक आरोप हैं। आपको बता दें, हर्ष मनी केस में न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जबकि राष्ट्रपति के रूप में इम्यूनिटी को लेकर वॉशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट ने विचार करना शुरू कर दिया है। अपने खिलाफ चल रहे केसों को ट्रंप लोकतंत्र के लिए खतरा बताकर समर्थकों की सहानुभूति हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक सर्वे में रिपब्लिकन समर्थकों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा है कि 33% अगर ट्रंप को सजा हो जाती है
तो वो जेल जाते हैं तो उन्हें वोट नहीं करेंगे। वहीं सभी वोटर्स की बात करें तो आधे से ज्यादा अमेरिकी वोटर्स यानी कि 55%, उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप को जेल होती है तो वो उन्हें वोट नहीं देंगे। तो ये एक रिसर्च इसमें हुआ है। हश मनी केस में 34 आरोप हैं, सभी में 4-4 साल की सजा का प्रावधान है। आरोप साबित होने पर भी राष्ट्रपति की रेस में लेकिन ट्रंप रहेंगे। ट्रंप के खिलाफ 4 केस हैं। हश मनी केस है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट केस है, 6 जनवरी 2020 में कैपिटल हमले का ये पूरा मामला है, और चौथा मामला है जॉर्जिया में 2020 चुनाव रिजल्ट को पलटने का प्रयास। तो ये कुल 4 केस ट्रंप के खिलाफ फिलहाल चल रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात होगी मानव तस्करी की। मानव तस्करी का मामला सामने आया है। 99 बच्चों को ले जा रहे 5 मौलवी गिरफ्तार हुए। बिहार के बच्चों को बस से ले जाया जा रहा था। बिहार से यूपी के सहारनपुर इनको ले जाया जा रहा था। और मेरे पास है अमर उजाला में फ्रंट पेज पर ये खबर है, मानव तस्करी 99 बच्चों को ले जा रहे 5 मौलवी गिरफ्तार हुए। बिहार के बच्चों को बस से यूपी के सहारनपुर ले जाया जा रहा था। देखिए, बिहार के विभिन्न जिलों से 99 बच्चों को बस से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। 5 मौलवियों को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सक्रियता से मानव तस्कर विरोधी इकाई ने शुक्रवार को पकड़ लिया। बच्चों की उम्र है लगभग 9 से 12 साल के बीच की। सभी को लखनऊ के मुमताज शरणालय में रखा गया है। पुलिस मौलवियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे रैकेट की जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। और अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर दुदू कलेक्टर पर एसीबी का छापा। रात को 1 बजे हुई है कार्रवाई और लगभग 7.5 लाख रुपए डाक बंगले पर मंगाए थे। भू रूपांतरण के लिए 25 लाख रुपए मंगाए गए थे। तो एसीबी ने धरपकड़ यहां पर की। दुदू कलेक्टर पर 7.5 लाख रुपए का ये पूरा मामला है कि मंगाए गए थे और भू रूपांतरण के लिए कुल मिलाकर 25 लाख मांगे थे, लेकिन 7.5 लाख की रकम के साथ यहां पर एसीबी ने बड़ी छापेमारी की है। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का गोवा और महाराष्ट्र का दौरा। दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली होगी। शाम को 5 बजे तपोवन मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, फिर चाहे महाराष्ट्र हो या गोवा। आज प्रधानमंत्री मोदी गोवा और उसके बाद महाराष्ट्र का दौरा करते हुए नजर आएंगे। शाम को 5 बजे के करीब एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम उनका स्वागत करने वाले हैं और एक बड़ी रैली आज महाराष्ट्र में करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता या फिर कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल नेताओं का अलग अलग राज्यों में दौरा है, उसकी जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हम कर रहे हैं। गोवा और महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज। बिल्कुल, तो देखिए तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा और महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले। शाम 5 बजे रैली होगी और सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और दक्षिण गोवा में भी पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है और इसे लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी और शाम 5 बजे तपोवन मैदान में ये रैली होगी। तो देखिए, अब तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, बंगाल पहुंचे थे। बंगाल के मालदा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई थी और पीएम नरेंद्र मोदी को एक नजर देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए तमाम लोग जो थे वहां पर मौजूद नजर आए थे। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे और निशाना साधने के साथ साथ उपलब्धियों को गिनवाने के साथ साथ एनडीए के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा और महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। बीते दिन की ही बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बिहार और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधे थे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र बहुत अहम भूमिका जो है सरकार में निभाता है। ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी का दौरा महाराष्ट्र में होने वाला है। आज जो है सोलापुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल हुए मतदान को लेकर ट्वीट किया और बताया कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वोटर जो है वो परसेंटेज को बढ़ाया है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से
कहीं नए वोटरों का और तमाम उन लोगों का मनोबल बढ़ाया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट करें और विकास को जो है नई आधार देने का काम करें, क्योंकि वोट से बेहतर और बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देश में तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे प्रमुख भूमिका के तौर पर देखा जाता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में महाराष्ट्र के 11 सीटों का जो है चुनाव होगा, जिसमें पीएम मोदी का दौरा को देखते हुए ये बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। जाहिर तौर पर एक काफी खास दौरा माना जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, सीएम शिंदे होंगे तो डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। आज की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के किस तरह के मुद्दे यहाँ उठ सकते हैं? देखिए, पिछले 2 चरणों में जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण देखे गए हैं, और प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर रहे हैं। एक बार फिर से हालांकि विपक्ष की तरफ से भी उस पर जो है प्रतिक्रिया दी गई है, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी जो है देश के विकास और तमाम उन मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि अभी तो ये नींव रखी है, आगे बहुत कुछ बदलना है, देश में बहुत सारे विकास को आगे बढ़ाना है। तो तमाम उन मुद्दों को आज पीएम मोदी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हर चुनाव सभा में पीएम मोदी जरूर लोगों से अपील करते हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। खासकर युवा पीढ़ी को जो है वो प्रेरित करते रहते हैं कि आप जब युवा पीढ़ी नए विकास को या विकास को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं तो आपको वोट करना पड़ेगा। आपके वोट, एक वोट की कीमत कितनी होती है, आपका एक वोट देश किस तरह से बदल सकता है, इस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो जाहिर तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण यह सभा होने वाली है। खासकर कोल्हापुर के बाद वो सोलापुर में सभा करने वाले हैं। लोगों की अपेक्षाएं क्या है, क्योंकि आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं और पीएम को लेकर लोगों में कितना क्रेज है? देखिए, देश सनातन की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश में एक अलग सा माहौल हो गया है। यही वजह है कि देश का ज्यादातर युवा जो का हिस्सा है वह जो पीएम मोदी से प्रेरित हो रहा है, पीएम मोदी को सुनना चाहता है। और पीएम मोदी लगातार युवाओं के लिए नई नई योजनाओं। लेकिन अगर कोल्हापुर के लोगों की अपनी अपेक्षाओं की बात करते हैं तो आज जब पीएम मोदी आ रहे हैं तो वो क्या अपेक्षा रखते हैं कि पीएम मोदी उनके किन विषयों पर बात करें? देखिए, कोल्हापुर में विकास को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कोल्हापुर एक ऐसा शहर है जो लगातार डेवलप डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखा जाता है। ऐसे में कोल्हापुर के तमाम जो जन समस्याएं हैं उस पर पीएम मोदी बात करेंगे। वहाँ के जो जनाधार देने वाले तमाम बड़े नेता हैं वो उनके साथ रहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जरूर बात होगी कि कोल्हापुर का कैसे विकास किया जाए, किस तरह से विकास कार्य जो रुके हुए हैं उन्हें आगे गति दी जाए, कोल्हापुर के युवाओं को किस तरह से जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो पीएम मोदी आज जो है बात कर सकते हैं। और महागठबंधन की इस रैली को लेकर अगर बात करें तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, महागठबंधन साथ में है। महागठबंधन लगातार जो है कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी के जो कारवा है उसे रोकने की कोशिश किया जाए, चाहे वो उद्धव की सेना हो या फिर शरद पवार की सेना, फिर वो कांग्रेस की सेना हो। लगातार जो है पीएम मोदी के जो है संभाषण के बाद जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से वो चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर इस सभा में अजीत पवार और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अच्छा सत्यप्रकाश, जिस तपोवन मैदान में ये रैली होने जा रही है इसका क्या इतिहास है राजनीतिक तौर पर? देखिए, पीएम मोदी जब भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं और दौरे के बाद जब वो जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक नई बातें जरूर लोगों को सामने आती है। और पीएम मोदी का जब दौरा होता है तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी नए सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, नई बातें करते हैं। तो एक बार फिर से लोगों को उम्मीद है कि जिस मैदान में सभा होने जा रही है वह मैदान ऐतिहासिक मैदान के तौर पर देखा जाता है। और एक बार फिर से पीएम मोदी की सभा के बाद एक बार फिर वह मैदान में ऐतिहासिक मैदान के तौर पर होगा, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है कि पीएम मोदी नए मुद्दे लेकर देश के नई विकास की नई नींव रखने की कोशिश करते हैं, नई चीजें लोगों के सामने रखते हैं। तो जाहिर तौर पर कोल्हापुर एक डेवलप जो है डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा जाता है। और कोल्हापुर का अगर विकास होता है जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में डेवलपमेंट हो सकता है। इस तरह की बातें लोगों के जहन में जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं पलक।
बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बात होगी गृहमंत्री अमित शाह की गुजरात दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं अमित शाह। पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में करेंगे जनसभाएं। इसके अलावा बड़ौदा में रोड शो का भी आज कार्यक्रम है। तो बैक टू बैक दौरे लगातार जारी हैं। बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं उन्होंने इस वक्त अब तीसरे फेज की कमान संभाल ली और ऐसे में पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वडोदरा में भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो गुजरात का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज गुजरात में ये 3 जनसभाएं और आपने कहा कि खास तो बिल्कुल पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में जनसभा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। इससे पहले हम आपको बता ही रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक तरफ जहां गौर महाराष्ट्र में होंगे, वहीं पर अमित शाह गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस दौरे पर, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। सिकंदरा राव में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, हाथरस में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और ऐसे में हाथरस में इस बार आज अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। खास इंतजाम किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए और आज उनकी बड़ी जनसभा यहां पर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सिकंदरा राव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। तो देखिए, तीसरे फेज के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज अब चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। एक तरफ अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह की भी आज रैली होने वाली है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी सिकंदरा राव में जनसभा को संबोधित करेंगे हाथरस में। और बड़ी बात है कि पिछले 2 चुनाव में इस सीट पर बीजेपी जीती है और 2009 में आरएलडी के खाते में थी और आरएलडी इस बार क्योंकि एनडीए का हिस्सा है तो जाहिर तौर पर हाथरस में अपनी जीत को पक्का करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं हाथरस। बढ़ते खबरों में आगे, और कितनी जमी कितना आसमां, 2 सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर आया है। देश में 31.7% नहीं 10% कम महिलाओं के पास अपनी जमीन और राजस्थान में सिर्फ 4%। तो केरल की अगर बात करें और महाराष्ट्र, ये दोनों टॉप पर हैं। तो देखिए 10% कम महिलाओं के पास जमीन कितना आसमां, राजस्थान में सिर्फ 4%। और देखिए ये एक बड़ा अहम विषय है कि एक तरफ महिलाओं की जो संपत्ति के बारे में पूरा डेटा है, इसमें कुछ राज्य हैं जो आगे हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी पीछे हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी, जावड़ेकर से मिले एलडीएफ संयोजक जयराजन। केरल की राजनीति में भूचाल, बीजेपी से जुड़ना चाहते थे माकपा नेता विजयन ने इस बात की चेतावनी दी है। तो ये एलडीएफ संयोजक से उनकी मुलाकात को लेकर जानकारी है। विजयन ने चेतावनी दी है। जावड़ेकर से एलडीएफ संयोजक मिले हैं जयराजन। केरल की राजनीति में इसी को लेकर एक भूचाल आ गया है, बीजेपी से जुड़ना चाहते थे माकपा नेता। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी लापरवाही की हद की। दरअसल रायपुर प्रशासन के साथ परिजन भी भूल गए। कोरोना काल में 3 मृतक की 1000 दिन के बाद अंत्येष्टि हुई है। मीडिया की खबर के बाद वहां का प्रशासन जागा और उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। तो आप समझ सकते हैं लापरवाही की हद कहां तक पहुंची। मीडिया की खबर, इस मीडिया में खबर गया, इसके बाद प्रशासन जागा। रायपुर प्रशासन के साथ परिजन भी भूल गए अंत्येष्टि करना और 1000 दिन के बाद 3 मृतकों की अंत्येष्टि हुई है।